अब हम सब ने बैचलर पार्टी के बारे में तो सुना है। किसी ने कहा था, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। हाँ, तो आज हम बात करेंगे बैचलर रेड पार्टी और ऐसी ही कुछ टर्म्स जो वेडिंग या शादी के रिलेटेड वोकैबुलरी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए, किसने कहा था व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। हाँ हाँ, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे आपके कमेंट्स द्वारा बताइए ये किसने कहा था। डाल दी कमेंट्स। ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस मदद कर रहे हैं तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला शब्द या वोकैबुलरी जो हम देखेंगे वो है इन लॉ। अब इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति, मतलब जो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, जो आपके स्पाउस हो, उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, उनके चाचा चाची, मामा मामी, उनके रिलेटिव्स। तो अ पेरेंट ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ और अ मेंबर ऑफ हिज और हर फैमिली। ठीक है। तो आपके जो भी स्पाउस है उनकी फैमिली को इन लॉ इस टर्म से एड्रेस करते हैं। अब इसका प्लूरल ध्यान रख के बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हस्बैंड के फादर मदर हैं तो उनको हम कहेंगे कि वो आपके पेरेंट्स इन लॉ हैं। तो ज्यादा करके हम सुनते हैं लोग बोलते हैं पेरेंट इन लॉज, जो गलत होता है। प्लूरल हमें बनाना है पेरेंट्स का, लॉ का नहीं। तो पेरेंट्स इन लॉ। पर अगर आप पेरेंट्स शब्द ड्रॉप कर रहे हैं तो आप इन लॉज ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका हम वाक्य में एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव थ्री ब्रदर्स इन लॉ। मतलब फर्ज कीजिए आपके जेठ और देवर मिला के तीन हैं, मतलब आपके पति के तीन भाई हैं। तो आप कहेंगे आई हैव थ्री ब्रदर्स इन लॉ। गलती से हम कभी कभी कह देते हैं आई हैव थ्री ब्रदर इन लॉज। तो ये गलत है, ब्रदर्स इन लॉ ये करेक्ट या सही यूजेज हुआ। एक और एग्जाम्पल है, ही स्पेंडिंग द हॉलीडेज विथ हिज इन लॉज। तो यहाँ पे अब इन लॉज में वो अपनी पेरेंट्स या भाई बहन किसके साथ रह रहे हैं वो नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए सिर्फ इन लॉ का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्लूरल के लिए इन लॉज बोल सकते हैं। ही इज स्पेंडिंग द हॉलीडे विथ हिज इन लॉज। पर अगर ही स्पेंडिंग द हॉलीडे विथ हिज पेरेंट्स इन लॉ होता, कि अपने वाइफ के मम्मी पापा के साथ छुट्टी बिताने वाले हैं, तो पेरेंट्स इन लॉ कहा जाता। ही स्पेंडिंग द हॉलीडे विथ हिज पेरेंट्स इन लॉ। अब आउटलॉ ये शब्द का मतलब होता है एक प्रकार से क्रिमिनल। अ पर्सन हु हैज ब्रोकन द लॉ एंड हु लिव सेपरेटली फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी बिकॉज दे वांट टू एस्केप लीगल पनिशमेंट। तो कोई क्रिमिनल हो, किसी ने चोरी की हो, डाका डाला हो, मर्डर किया हो और वो भाग गया हो, दूर कहीं पर छुपा बैठा हो क्योंकि उसे पनिश नहीं होना है, जिसे सजा नहीं मिलनी। तो उस व्यक्ति को भी को आउटलॉ कहते हैं। अब इन लॉ और आउटलॉ ये शब्द कभी देखा जाए तो काफी नजदीक है, पर मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इसीलिए मैंने इस शब्द को इस वोकैब्लरी में रखा है, ताकि हमें पता हो कि इन लॉज वो होते हैं जो आपके हस्बैंड या वाइफ की फैमिली होती है, और आउटलॉ वो होता है जो क्रिमिनल होता है, किसी प्रकार का जुर्म किया हुआ व्यक्ति होता है। तो उसका सेंटेंस में इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। रॉबिन हुड वॉज एन आउटलॉ हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड स्टोल फ्रॉम द रिच टू गिव टू द पुअर। तो रॉबिन हुड ऐसा व्यक्ति था जो आउटलॉ, मतलब एक तरह से जिसने लॉ तोड़ा था, जो जिसने कानून तोड़ा था, और जंगल में, फॉरेस्ट में रहता था, और वो अमीरों से चुरा के गरीबों को देता था। तो ये रॉबिन हुड की कहानी थी, तो इसलिए रॉबिन हुड वॉज एन आउटलॉ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट इंडियन आउटलॉज फ्ली टू यूरोप। मतलब आप देख लीजिए, चाहे वो नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो,
जिनको हमारे देश की कानून व्यवस्था ढूंढ रही है, वो इंडिया छोड़ के यूरोप भाग गए हैं, इसीलिए मोस्ट इंडियन आउटलॉज फ्ली टू यूरोप। अब एक टर्म है बुफे। अब बुफे इस शब्द का नाउन और वर्ब फॉर्म होता है, दोनों के मतलब बहुत अलग है। नाउन फॉर्म जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें टी साइलेंट होता है, तो इसको हम स्पेलिंग में BUFFET है। पर जब हम नाउन फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो हम टी साइलेंट रखेंगे, बोलेंगे नहीं। तो प्रोनाउंसिएशन हुआ बुफे। अब बुफे वो होता है अ मील वेयर पीपल सर्व देमसेल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मतलब ऐसा लंच या डिनर खाना जहाँ पे लोग खुद अपने आप अपनी थाली परोसते हैं, तो ये हुआ बुफे। अब इसका सेंटेंस में इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। आर यू हैविंग अ सिट डाउन मील और अ बुफे एट अ वेडिंग? सिट डाउन मील हम आगे देखेंगे, बट इस सवाल का मतलब ये है कि तुम अपनी शादी में सिट डाउन मील रख रहे हो या बुफे रख रहे हो। बुफे मतलब जहाँ लोग खुद अपना खाना परोसते हैं, और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है सिट डाउन मील जहाँ उन्हें खाना परोसा जाता है। तो ये दो ऑप्शन है, तो इसीलिए पूछ रहे हैं आई यू हैविंग अ सिट डाउन मील और अ बुफे एट द वेडिंग। The restaurant has a dinner buffet that is absolutely divine. अब कोई रेस्टोरेंट में हम देखते हैं बुफे होता है, और एक फ्लैट अमाउंट होता है, वो पे करके जो भी उनका खाना उन्होंने बनाया हो होटल वालों ने, आप उसमें से जो मर्जी आए जितना मर्जी आए उतना ले सकते हैं। तो वो होता है बुफे का कॉन्सेप्ट, पर आप खुद अपना खाना प्लेट परोस रहे हैं, इसीलिए बुफे। तो द रेस्टोरेंट हैज अ डिनर बुफे दैट इज एब्सोल्युटली डिवाइन। इसका मतलब ये है कि उस रेस्टोरेंट का जो डिनर बुफे है उसमें खाना बहुत ही उम्दा लाजवाब होता है, ये है इसका मतलब। अब बुफे इसका जो वर्ब फॉर्म है, इसको वर्ब फॉर्म में यूज करते वक्त हम कहेंगे बफेट। तो इसमें हम टी प्रोनाउंस करेंगे और आप देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन काफी अलग है। बुफे और बफेट ये दो बहुत ही अलग साउंड के वर्ड्स हैं। तो जब वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं तो बफेट कहना है, और उसका मतलब भी बहुत अलग है। ये हवा या बारिश के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं टू हिट समथिंग रिपीटेडली विद ग्रेट फोर्स। तो मतलब किसी चीज को जोर जोर से और बार बार मारना। तो इसका वाक्य में कुछ इस तरह से प्रयोग हो सकता है। द लिटिल बोट वॉज बफेटेड मर्सिलेसली बाय द वेव्स। मतलब एक छोटी सी नाव थी, उसे समंदर की लहरों ने बहुत जोर से हिट किया, बहुत बार बार और जोर से हिट किया। एक और वाक्य है, एन अम्ब्रेला इज लिटिल प्रोटेक्शन व्हेन वी आर बफेटेड बाय द रेन। इसका मतलब जब बहुत ही बारिश हो, इतनी ज्यादा कि वो बहुत ज्यादा गिर रही हो, बड़ी फोर्स के साथ मोटे मोटे बूंदे गिर रहे हो, तो अम्ब्रेला किसी काम की नहीं होती है। मतलब उससे हार्डली कुछ प्रोटेक्शन हम अपने आप को दे सकते। अब हमने बुफे देखा जहाँ पे लोग अपना खाना खुद परोसते हैं, तो अब देखते हैं सिट डाउन। अब सिट डाउन मील इज सर्व टू पीपल हु आर सिटिंग एट द टेबल। मतलब सिट डाउन मील ऐसा होता है जहाँ पे जो खाने वाले होते हैं उनको टेबल पर बिठाकर उनका वो खाना परोसा जाता है। जैसे कि हमारे भारतीय शादियों में होता है, जो पहले हुआ करता था, आजकल तो हमारे यहाँ भी बुफे स्टाइल होता है, पर पहले होता था कि लोग अपने टेबल पर बैठे हैं, या पहले तो हम फ्लोर पे बैठते, जमीन पर फर्श पर बैठ के खाते थे और खाना परोसा जाता था। जैसे अगर आपने हम आपके हैं कौन पिक्चर में देखा होगा, तो अनुपम खेर जी खाना परोस रहे होते हैं अपने बेटी की एंगेजमेंट में, जो लोग आए होते हैं। तो वाक्य में हम कुछ इस तरह से प्रयोग करेंगे। We are having a sit down meal at our wedding rather than a buffet। मतलब हम बुफे के जगह पर सिट डाउन मील रखने वाले हैं हमारी शादी में। A sit down meal is the ultimate luxury। इसका मतलब कि जब खाना परोसा जाता है और खिलाया जाता है, वो अल्टीमेट लग्जरी
अब बात करते हैं मेडन नेम की। तो मेडन नेम इज अ वुमन्स मेडन नेम इज द फैमिली नेम शी हैज बिफोर शी गेट्स मैरिड। मतलब शादी से पहले जो लड़की की सरनेम होती है, जो उसके पापा की सरनेम होती है, उसे मेडन नेम कहते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे किया है, मोस्ट मैरिड एक्ट्रेसेस रिटेन देयर मेडन नेम्स। तो ज्यादातर के जो अभिनेत्रियां होती हैं, वो शादी के बाद अपनी शादी से पहले का जो सरनेम होता है वो रिटेन करती है, रखती है, क्योंकि उसी सरनेम के साथ वो फेमस हुई होती है। Bilawal Bhutto Zardari has adopted his mother's maiden name in addition to his father's surname। तो आप देखेंगे तो बेनजीर भुट्टो के जो बेटे हैं, उन्होंने अपने फादर जरदारी जी की सरनेम तो ली है, पर अपनी मदर बेनजीर भुट्टो की सरनेम भी ली है। मतलब उनकी जो मेडन नेम है बेनजीर भुट्टो की मेडन नेम, उनकी शादी से पहले जो उनकी सरनेम थी भुट्टो, वो लिए। तो बिलावल भुट्टो ने अपने माँ की सरनेम और अपने पिता की सरनेम दोनों लिए। ने। अब ने और इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, जैसे हम प्ले कहते हैं वैसे ही NEE ने कहना है। अब ने है वो इसका मतलब ये होता है, ने इज यूज्ड आफ्टर अ वुमन्स मैरिड नेम टू इंट्रोड्यूस द फैमिली नेम बाय विच शी वाज नोन बिफोर शी मैरिड। इसका मतलब जैसे कि कुछ लेडीज होती हैं, वो शादी के बाद अपने हस्बैंड की सरनेम तो लेती ही हैं, पर अपने शादी शादी से पहले की जो उनकी सरनेम होती है, जो उनके पापा की सरनेम होती है, वो भी रखते हैं। तो वो लिखा इस तरह से जाता है, माधुरी ने दीक्षित मेड अ कमबैक विद द मूवी आजा नचले। तो ये वाक्य में प्रयोग किया है। तो माधुरी माधुरी दीक्षित जी थी, उनकी शादी से पहले की सरनेम दीक्षित थी, शादी के बाद उनकी सरनेम हुई ने। तो ने इस शब्द का प्रयोग करना हो तो हम माधुरी जी की हस्बैंड के सरनेम ने बोलेंगे, माधुरी ने। उसके बाद ब्रैकेट्स में डाला जाता है ने दीक्षित। ने दीक्षित का मतलब है शादी से पहले माधुरी जी की सरनेम थी दीक्षित, तो इसीलिए माधुरी ने दीक्षित मेड अ कमबैक विद द मूवी आजा नच ले। मतलब शादी के बाद उन्होंने जब अपना करियर फिर शुरू किया, तो आजा नच ले इस मूवी से शुरू किया। मतलब शादी के बाद तो उन्होंने ब्रेक ली थी, और बड़े सालों बाद जब वापस आई तो इस मूवी से उन्होंने अपनी कमबैक की। ईशा पिरामल ने अंबानी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द वर्क डन बाय रिलायंस फाउंडेशन। तो ईशा जी मुकेश अंबानी जी की बेटी हैं, तो ऑब्वियसली उनका शादी से पहले सरनेम अंबानी था। अब शादी के बाद उनकी सरनेम पिरामल है, तो ईशा पिरामल ये इनका मैरिड नेम हुआ। मेडन नेम ईशा अंबानी था। तो मेडन नेम अगर लिखना हो तो कहेंगे ईशा पिरामल जो मैरिड नेम है, ने अंबानी जो मेडन नेम। ईशा पिरामल ने अंबानी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द वर्क डन बाय रिलायंस फाउंडेशन। मतलब रिलायंस फाउंडेशन का जो कामकाज है उसमें ईशा जी काफी हद तक इन्वॉल्व हैं, काफी कार्यरत, इस काम में कार्यरत है। और आज का नेक्स्ट वर्ड है RSVP, जो कि एक एब्रिविएशन है। मतलब हर पहले अक्षर को लेकर बनाया हुआ एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है। और ये एक फ्रेंच टर्म है, रेपोंदे सिल वू प्ले, जिसका मतलब है प्लीज रिप्लाई। रेपोंदे सिल वू प्ले, इसमें R, रेपोंदे का, सिल का S, वू का V, प्ले का P। तो RSVP ये साथ में लेके बनता है RSVP, जिसका मतलब है प्लीज रिप्लाई। अब RSVP का उपयोग शादी के इनविटेशन में होता है, और इसका मतलब ये है कि RSVP is used at the end of a written invitation to mean that you should tell the people who invited you whether or not you are coming। तो अभी सिर्फ शादी का इनविटेशन नहीं होता है, कोई पार्टी का इनविटेशन भी हो सकता है, पर आपको जिन लोगों ने इनवाइट किया है, आपको उन्हें बताना है कि आप आने वाले हैं या नहीं। अब ये इसीलिए किया जाता है ताकि अगर उन्हें पता हो, जो पार्टी रख रहे हैं, जो शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उनको जब सब लोगों की रिप्लाई आती है तो उन्हें पता होता है कि उन्हें कितने लोगों के खाने की, सीटिंग की
सारी अरेंजमेंट्स करनी है, तो खाना वेस्ट ना हो, इसीलिए ये एक प्रैक्टिस है। अगर आप जाने वाले हैं तो आप बताएं, अगर आप नहीं जाने वाले हैं तो भी आप बताएं, ताकि उन्हें पता हो कि उन्हें आपके लिए खाना नहीं बनाना है। तो प्लीज आपको नेक्स्ट टाइम जब इनविटेशन आए तो और RSVP लिखा हो, तो प्लीज बताएं अपने तरफ से, ताकि होस्ट को प्लान करने में आसानी हो। अब इसका वाक्य में इस प्रकार से उपयोग करेंगे। आई हैव RSVP'd द होस्ट। इसका मतलब मैंने, जो होस्ट जिन्होंने मुझे इनवाइट किया उनको RSVP रिस्पॉन्स भेज दिया है। अब रिस्पॉन्स क्या भेजा है वो इसमें से नहीं समझ आता, पर रिस्पॉन्स भेज दिया है कि आऊंगा या नहीं आऊंगा जो भी। व्हेन इज द डेडलाइन टू RSVP? मतलब अगर दो दोस्त हैं, दोनों को पार्टी का इनविटेशन आया है, और दोनों बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द डेडलाइन टू RSVP, मतलब कब तक बताना है उन्हें कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये हुआ RSVP का उपयोग। ट्रूसो। अब ट्रूसो उस चीज को कहते हैं जो, जिस लड़की की शादी होने वाली होती है, वो अपने जो कपड़े लत्ते जेवर जो शादी करने के बाद लेके जाने वाली है अपने ससुराल, उस सारे कलेक्शन को कहते हैं। तो क्लोथ्स एंड अदर possessions collected by a woman who is to be married soon to begin her married life with। तो इसका वाक्य में कुछ इस तरह से प्रयोग करेंगे। प्रियाज वेडिंग ट्रूसो इंक्लूड्स हर मदर्स वॉच। मतलब प्रिया की जो शादी का जो सारा कलेक्शन है चीजों का, उसमें उसकी माँ की घड़ी है। her parents are putting together jewelry for her trousseau। तो इसका मतलब कि बेटी की शादी के लिए उसके माँ बाप अ, गहने जोड़ रहे हैं उसकी शादी पर उसे देने के। और अब आते हैं बैचलरेट पार्टी पे। तो वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, ये आलिया भट्ट ने हीरो प्लेजर इस मोबाइल या स्कूटी कह सकते हैं उसकी एड में कहा था। अब वो मैंने बस ऐसे ही मजाक के लिए उसका इस बात से कनेक्शन किया था। पर जैसे बैचलर पार्टी होती है, वैसे ही एक बैचलरेट पार्टी होती है। अ पार्टी फॉर वुमेन हु इज गोइंग टू गेट मैरिड, टू विच ओनली हर फीमेल फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। ठीक है, तो मतलब जिस लड़की की शादी होने वाली होती है, वो अपनी सहेलियों को बुलाकर जो पार्टी करती है, उसे बैचलरेट पार्टी कहते हैं। लेट्स हैव द बैचलरेट पार्टी इन हवाई। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ कि बैचलरेट पार्टी हम हवाई में करते हैं। दिस बैचलरेट पार्टी किक स्टार्टेड द नेशंस इकोनॉमी। अब ये हम अनंत अंबानी की जैसे शादी हुई तो लोग कह रहे थे कि उनकी शादी की वजह से इकोनॉमी की में एक्टिविटी बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो मैंने बस उसी सेंटेंस को इस कॉन्टेक्स्ट में लगाया है कि दिस बैचलरेट पार्टी किक स्टार्टेड द नेशनल इकोनॉमी। मतलब अगर कोई अमीर लड़की हो, वो शादी करने वाली हो, और अगर वो बैचलरेट पार्टी रखे, तो उस पार्टी से जरूर बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, आमदनी होगी, और देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए बस एक छोटा सा जोक है। तो ये थे कुछ वेडिंग रिलेटेड वोकैबलरी। कुछ और ऐसे शब्द, कुछ ऐसे फ्रेजेस लेकर हम फिर कुछ दिनों बाद मिलेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो से मदद हो रही है, अगर आपको लगता है आप कुछ इसमें से सीख रहे हैं, तो प्लीज मुझे जरूर अपने कमेंट्स द्वारा बताएं। आप किस प्रकार का इंफॉर्मेशन सीखना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। मैं हर रोज एक वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जल्द ही जल्द इंग्लिश में निपुण हो जाएं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।